Hello children, how are you? I hope you are all fine and healthy. Children, आज का हमारा टॉपिक है कारक। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है, कारक किसे कहते हैं? उत्तर, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का ज्ञान होता है उसे कारक कहते हैं। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है परिभाषा, लेकिन इसको समझना बहुत ही सरल है। मैं आपको आगे बताती हूँ और परिभाषा को भी आगे और डिफ़ाइन कर दूँगी आसानी से। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं और उनके विभक्ति चिन्ह लिखिए। बेटा, कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। तो उनके जो विभक्ति चिन्ह हैं वो भी मैंने साथ लिख दिए हैं और उनकी पहचान भी मैंने आपको साथ साथ लिख दी है। उदाहरण भी उसका साथ में ही लिख दिया है। पहला है, कर्ता के जो भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है कर्ता, फिर कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान, फिर अपादान, फिर संबंध, फिर अधिकरण, फिर संबोधन। या आप कह सकते हैं कि कारक नाम के इंसान के 8 बच्चे हुए थे, 8 भाई थे वो। और पहले भाई का नाम था कर्ता, फिर कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान, फिर अपादान, फिर संबंध, फिर अधिकरण, फिर संबोधन। ठीक है बेटे। अभी हम इसके विभक्ति चिन्ह कैसे याद करते हैं? ठीक है, एक गाना है, उसको मैं आपको गा देती हूँ, आप गाइए मेरे साथ और आपको विभक्ति चिन्ह भी साथ में ही याद हो जाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है अरे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है अरे। ठीक है बेटा। अब विभक्ति चिन्ह तो हमारा हो गया कि कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? ने। कर्ता का ये जो भेद है बेटा, कारक का जो ये भेद है कर्ता, यानी जो कार्य को करता है उसको हम कर्ता कहते हैं। राम ने फल खाया, इसमें क्रिया किसने, खाने का काम किसने किया है? राम ने किया है। और इसमें ने जो लगा हुआ है इससे भी हमें पता चल जाता है कि कर्ता कौन सा है? राम है। तो इसमें कौन सा कारक आ रहा है? आपका कर्ता कारक आ रहा है। ठीक है। कर्म को, यानी कि जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अध्यापक छात्र को पीटता है, पीटने का जो फल है वो किसको मिल रहा है? वो छात्र को मिल रहा है। पीटने का फर्क किसको पड़ रहा है? छात्र को। इसलिए, और को भी लगा हुआ है, को से भी आप पता चल रहा है कि इसमें कर्म कारक है। ने से पता चल रहा है ये कर्ता कारक है। करण से क्रिया के साधन का पता चले, जिस शब्द से क्रिया के साधन का पता चले उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बालक गेंद से खेल रहा है, खेलने का काम तो हो रहा है लेकिन किससे खेल रहा है, किस साधन से खेल रहा है? वो गेंद से खेल रहा है। तो से भी आपको पता चल गया कि यहाँ पर करण कारक है। संप्रदान के लिए इधर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी वाक्य है किसके लिए, किसके लिए, क्रिया किसके लिए हो रही है? दूध लाई, माँ बेटे के लिए दूध लाई, किसके लिए लाई? बेटे के लिए लाई है। तो के लिए से भी आपको पता चल गया यहाँ पर कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। यस बेटा, आसान है ना? बहुत आसान है। आगे देखिए, अपादान से अलग, यानी जहाँ पर क्रिया के होने से एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो तो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष और पत्ता अलग अलग हो रहे हैं, इनका आपस का संबंध टूट रहा है। इसलिए जो ये से है ये तो हो गया आपका अपादान कारक, और यहाँ जो से है वो करण कारक है, क्योंकि
यहाँ पर बालक और गेंद अलग अलग नहीं हो रहे हैं। ठीक है बेटा, जहाँ अलग अलग हो जाएं वहाँ, जैसे कि बच्चा छत से गिरता है या बच्चा छत से गिर पड़ा, तो बच्चा छत पर से गिर पड़ा है, छत पर था वहाँ से छत पर से गिर पड़ा है, अलग अलग हो गए, छत और बच्चे को का कोई संबंध नहीं रहा, तो इसलिए वहाँ पर अपादान कारक हो गया। इधर देखिए, संबंध, जिस शब्द से दूसरे शब्द के साथ उसका संबंध पाया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह श्याम का बेटा है, का के की रा रे री लगा रहता है, का जो लगा हुआ है इसी से आपको पता चल गया यहाँ संबंध कारक है। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, या तो में लगा होगा या पर लगा होगा, वाक्य में या तो में लगा होगा या पर लगा होगा। में और पर के देखने पर आप समझ जाइएगा यहाँ पर अधिकरण कारक है, यानी जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पुस्तक मेज़ पर है, क्रिया जो है, पुस्तक कहाँ पर है, पुस्तक मेज़ पर है, कहाँ पर रखी हुई है, उसका आधार क्या है, मेज़, तो जो ये पर शब्द है इसी से आपको पता चल रहा है कि ये अधिकरण कारक है। हरी घर में है, उसका आधार क्या है, हरी कहीं पर है या उसके लिए कोई जगह ही नहीं है, हरी के पास एक आधार है, उसके पास एक घर है, हरी अपने घर में है, तो इसलिए वो अधिकरण कारक हो गया बेटा। तो यहाँ में जो है, में से भी आपको पता चल गया कि ये अधिकरण कारक है। फिर है संबोधन, किसी को बुलाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम संबोधन कारक कह देते हैं। जैसे कि हे, अरे, तो जैसे अरे क्यों रो रहे हो, तो ये अरे शब्द से ही आप पता चल जाता है आपको कि यहाँ संबोधन कारक है। और जैसे हे, किसी को हम बुलाते तो हम कहते हैं कि हे गोपाल, हे राम, हे सीता, यहाँ आओ, तुम कहाँ चली गई, तो ये सब जो है ये यहीं से आपको पता चल जाता है कि यहाँ इन दोनों वाक्यों में संबोधन कारक है। एक बार विभक्ति चिन्ह जो है बेटा आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का, के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, ये आप 2-3 बार गा लीजिएगा। ये गाना है छोटा सा, इसको गा लेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, कभी भी आप इन्हें भूलेंगे नहीं। और जब ये चिन्ह आपको याद हो जाएंगे तो उसके बाद वाक्य में कारक को ढूंढना बहुत ही सरल हो जाता है बेटा, कि कौन सा कारक है, कर्ता कारक है या कर्म कारक है या करण कारक है या संप्रदान कारक है या अपादान कारक है या संबोधन कारक है या संबंध कारक है या अधिकरण कारक है, कौन सा कारक है, ये विभक्ति चिन्हों से बहुत आसानी से पता चल जाता है। इसलिए इस गाने को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और छोटी सी कक्षा में आप हैं तो छोटी कक्षाओं में इतना ही जानना होता है कि कौन सा कारक है और उनके विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं और कारक के भेद कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, ये आपको अच्छे से आ गया होगा बेटा। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको सिंप्लीफाई कर दिया है, और फिर भी ना आए तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको डिटेल में भी आपको समझा दूंगी कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, मैं उसकी परिभाषा अलग से आपको लिख कर बता दूंगी, कर्म कारक अलग से लिख दूंगी, करण कारक की अलग से लिख दूंगी, उसको डिटेल में कर दूंगी। लेकिन बेटा अभी आप छोटे हैं, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत तो है नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए, पहले आप बेस बना लीजिए अपना। अगर आपका बेस क्लियर हो जाता है तो फिर आगे आपको फर्दर क्लासेस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको एक बार इतना समझ में आना ही ज़रूरी है कि कारक के कितने भेद होते हैं और उनके विभक्ति चिन्ह कैसे होते हैं और उनकी पहचान कैसे कैसे करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आके आपको ये पता होना चाहिए कि कर्ता कारक की परिभाषा क्या है या कर्म कारक की परिभाषा क्या है। इतना जो डीपली आप जितना जाते जाएंगे वो बड़ी कक्षाओं में होता है, छोटी कक्षाओं में इतना ही काफ़ी होता है जानना कि कारक के कितने भेद होते हैं और उनके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं। तो बेटा बहुत अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को, अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार में देख लीजिएगा, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और समझ आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा।
Thank you. Thanks a lot and good luck.